हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। ये आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर होने वाला है। ये जो लेक्चर है वो क्लास 12th के जित सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, चाहे जो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड से हो या बाहर के भी जो भी बोर्ड से हो, यानी कि जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा होगा उनके लिए ये हर एक टॉपिक के ऊपर जो है आपको ऑब्जेक्टिव इसमें मिल जाएगा, जैसे आप बोर्ड पे भी देख रहे होइएगा। इससे पहले आपका जितना पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज फील्ड का, करंट का, साथ ही साथ में जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, और एक और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसका लेक्चर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का जो वन शॉट लेक्चर होता है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे और एक और इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में ऑलरेडी ऑप्टिक्स का दोनों पोर्शंस करा दिए हैं, तो उसमें से मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर बचा, खासकर मॉडर्न फिजिक्स बचा। तो लगभग हमने सारे जो है लगभग चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं, लगभग करा ही दिए हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा कि चूज द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज ओम। मतलब वो क्वांटिटी चूज कीजिए जिसका जो है एसआई यूनिट ओम हो, है ना। जिसमें ऑप्शन में आपको दे दिया इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दिस, यानी कि इस तीनों एबीसी में से जो है कौन सा जो है, या डी में कौन सा जो है जिसका एसआई यूनिट जो है ओम है। तो देखिए इम्पीडेंस भी एक तरीके का रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, इम्पीडेंस भी रेसिस्टेंस ही है, रिएक्टेंस भी रेसिस्टेंस ही है एक तरीके का, और रेसिस्टेंस तो है ही रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों का ही यूनिट जो है वो ओम होता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये जब हम लोग देखेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस, तो तीनों कनेक्ट होता है और तीनों में से जो है हम लोग इंपीडेंस निकालते हैं तो वो भी रेसिस्टेंस ही आता है। आगे क्वेश्चंस भी इससे मिल जाएगा इंपीडेंस से। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ ई नॉट इज। देखिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात किया है और यहाँ इन टर्म्स ऑफ ई नॉट। ई नॉट कहने का मतलब जब भी नॉट लगा रहे तो अल्टरनेटिंग करंट में ये समझना है कि वो मतलब जो है पीक के लिए बात हो रहा है। अगर लेट सपोज कीजिए अगर यहाँ पे ई नॉट है तो पीक वैल्यू है, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात हो रहा है। अगर एस यहाँ पे अगर आई नॉट हो जाता तो क्या होता, अगर आई नॉट होता तो एक पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाता, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये समझना है। एक पीक वैल्यू होता है और एक क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आरएमएस से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में ये कह दिया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बताइए इन टर्म्स ऑफ ई नॉट क्या होता है। मतलब ये पूछ दिया कि ईएमएफ ईआरएमएस, यानी ईएमएफ किसका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है ई नॉट के टर्म्स। तो इसका वैल्यू होता है ई नॉट बाई रूट 2, ये इसका वैल्यू होता है। ये इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी इसका वैल्यू भी दे करके पूछ देता है। आइए जब फॉर्मूला देख लिए तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर दे रहा है, ये आपका ई नॉट बाई रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। तो इसको एक बार जो है देखिए, जितना भी क्वेश्चन आपको है उस सारे क्वेश्चंस को एक बार जो है जैसे खुद से भी, जैसे आपको स्लाइड में 5 क्वेश्चंस एक बार में दिख जाएगा तो खुद से एक बार आंसर मार्क कर लीजिए और फिर देखिए, क्योंकि फिर हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लगभग हर एक जो है ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक बार खुद से भी देख लीजिए और साथ में मेरे साथ भी करते रहिए। तो आइए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पीक कहने का मतलब ये हो गया एसेंस कि सबसे मैक्सिमम की बात हो रहा है। मैक्सिमम अगर ई नॉट है तो मैक्सिमम ईएमएफ, वी नॉट है तो मैक्सिमम वोल्टेज, यानी पीक सबसे ज्यादा पीक पे है, या आई नॉट है तो मैक्सिमम करंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल्स टू 8 sin 628t। ठीक है, ऐसा कोई जो है इक्वेशन दे दिया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट,
मतलब आपको देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ऐसे देखिए क्या दे दिया है, I इज इक्वल्स टू 8 साइन 6 to 8t। ठीक है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑप्शन भी देख लीजिए, ए में 628 हर्ट्ज, बी में 100 हर्ट्ज, सी में 110 हर्ट्ज और डी में 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग फार्मूला देखते हैं। पहले देखिए एक इक्वेशन होता है I अल्टरनेटिंग EMF अल्टरनेटिंग करंट का I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैच कीजिए सुन, I तो I, ठीक है, I नॉट है तो I नॉट यहाँ पे भी है, तो ये I नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो I नॉट तो 8 है लेकिन इससे कोई रिलेशन है नहीं। फिर साइन, देखिए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ साइन ओमेगा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 628, यानी जो ओमेगा का इसमें वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यहाँ से आपको देख करके पहचानना पड़ेगा, 628 दिया हुआ है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर दिया और यहाँ पे टी तो टी है। अब देखिए इसके साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालना हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई को इधर भेज देते हैं, तो ओमेगा बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू एफ, यानी एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। देखिए अब ये ओमेगा के जगह पे ये वैल्यू रख लीजिए 628, तो यहाँ पे वैल्यू रखे 628 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख लीजिएगा 22/7। ठीक है, या फिर जो है 3.14। ठीक है, अब 22/7 है, 3.14 इसका वैल्यू रखिएगा, तो इसको काटिएगा इस पूरे से, तो इसका वैल्यू कुछ 99 पॉइंट कुछ 9 समथिंग में आएगा, मतलब करीबन करीबन 100 के आसपास आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो काटने के बाद इतना आएगा। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है करेक्ट है, यानी कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो एक और यूनिट होता है पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक एक क्वेश्चंस का जो है हम लोग देखेंगे, जैसे जो है क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लेते हैं। पीछे भी जितना भी जो आपका हर एक चैप्टर का जो कराए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उस सारे जो है ऑब्जेक्टिव को मैंने एक एक मतलब टॉपिक के ऊपर जो है कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर इन अल्टरनेटिंग, देखिए ये क्या है, एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पूछ दिया, इज क्या होगा, मतलब एसी सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला अगर बात करें, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे लिख करके बताते हैं। पावर फैक्टर की बात किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला वगैरह भी नोट डाउन करते चलिएगा साइड में, क्योंकि फॉर्मूला से सब्जेक्टिव में भी कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो उसका जो है वहाँ से उस फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा, तो इसलिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबका कंप्लीट करा देंगे, बहुत सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव भी हमने कंप्लीट करा रखा है। अब आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन, पावर फैक्टर की बात किया है। अब देखिए पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर तो ये होता है कॉस फाई के बराबर। कितने के बराबर होता है, कॉस फाई। ठीक है, इसमें क्या है, फाई क्या है, फाई फेज डिफरेंस है, तो पावर फैक्टर कॉस फाई, और ये कॉस फाई ही है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई। ठीक है, और ये कॉस फाई जो होता है वो आर बाई जेड के बराबर होता है। ये जेड क्या है, यही जेड इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस, करेक्ट, ये जेड आपका इम्पीडेंस है और आर आर रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई, कभी कभी तो देखिए ये इतना ही पूछ देता है, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, कॉस फाई, जिसमें फाई क्या है ये ध्यान रखना है, अभी बताएं, फेज डिफरेंस। अलग अलग सर्किट में जो है अलग, जैसे एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है, उस सब में जो है फाई का वैल्यू अलग अलग, मतलब अलग अलग चेंज होते रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कॉस फाई इक्वल्स टू क्या है, पावर फैक्टर आर बाई जेड, तो आर बाई जेड बाई आर नहीं होगा, आर बाई ये तो होगा ही नहीं, कॉस फाई ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका आर बाई जेड
इस फॉर्मूला जो पावर फैक्टर का होगा वो R/Z के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, वो लिख लीजिएगा वो क्या क्या है आपका जेड इम्पीडेंस वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अ लाइट बल्ब, ठीक है, क्वेश्चन का है कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। मतलब कोई एक बल्ब है जो है जिसका, जैसा नहीं होता है हम लोग बल्ब वगैरह खरीदते हैं तो वो रहता है ना उस पर रेट लिखा हुआ कि ये 10 वाट का है, 2 वाट का है, 16 वाट का है, 100 वाट का है। उसी तरीके से इसका 100 वाट ही दिया हुआ है, सप्लाई हुआ 220। इंडिया में जो है जनरली वोल्ट का जो सप्लाई जो होता है, जो अप्लाइंसेस बना होता है वो 220 रेटेड पे होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज, ये भी लिख लीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है और सप्लाई जो इंडिया में होता है वोल्टेज का वो होता है आपका 220 वोल्ट। ठीक है, व्हाट विल बी पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स, क्वेश्चन का तो इसका पीक वैल्यू बताइए, है ना। तो अभी एक रिलेशन हम आपको लिखे थे, याद है कि ERMS जो होता है, ERMS जो होता है यही ना होता है E0/√2, ये होता है। करेक्ट है, इस तरीके से फार्मूला इसको लिख लीजिए। अब ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है आपका, ध्यान रखना ये 220 वोल्ट ये एक्चुअली ERMS है। ठीक है, क्या है ये ERMS है। तो अगर ERMS है तो इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए 220 और √2 को इधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू E0। √2 का वैल्यू होगा 1.41 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखे तो लिख गए 220, इसको यहाँ लिख देते हैं इंटू 1.41। ठीक है, 1.414 होता है। ठीक है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करीबन करीबन कितना आएगा 14 0 2 28 28, मतलब करीबन 310 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 310 पॉइंट कुछ, मतलब करीबन ये अप्रोक्स मान के चलिएगा तो 311 कितना आ जाएगा वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इतना के बराबर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर चेक कीजिए 156। ऑप्शन नंबर बी में जो है देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब अप्रॉक्स आंसर 310 पॉइंट कुछ आएगा तो उसको हम 311 ले लेंगे, जैसे आसपास आंसर देखा जाता है। तो 311 वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया, यानी कि 311 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये सब ऑप्शन आपका गलत है। फॉर्मूला भी साथ में नोट डाउन कर लीजिए ये वाला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस मतलब हर एक स्लाइड में लगभग 5-6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये पीछे भी आप हमारे जितने भी लेक्चर्स को देखे होइएगा, नहीं भी देखे हुए तो जा करके देखिए, उसमें इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चंस का हर एक स्लाइड पे जो है जल्दी से उसको करा करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। कहा कि वही जो पिछला जो क्वेश्चन था उसका डाटा तो ये जो डाटा तो वही है, बस इसमें अब की बार जो है क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि व्हाट विल रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्या होगा। तो रेसिस्टेंस के साथ फार्मूला देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए अगर देखा जाए तो 220 मतलब ई भी इसका दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, कोई ERMS लिखता है, कोई VRMS या भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। सप्लाई हो रहा है तो जनरली अल्टरनेटिंग करंट में भी लिखा जाता है। और P भी दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है कितना 100 वाट। ठीक है, तो देखिए P का जो फॉर्मूला होता है R के टर्म्स में वो होता है EV²/R, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई इसको V² लिख सकता है, तो डेट्स सेम। क्योंकि देखिए EMF जो होता है वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है जिसमें करंट्स का फ्लोमेंट्स नहीं हो रहा होता है। तो वो मतलब ये EMF भी एक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इसीलिए उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EV², ऐसे लिखते ही हैं EV²/R। अब यहाँ से P और E भी दिया हुआ है। अब बहुत आसान तरीके से यहाँ वैल्यू रखिए और R का वैल्यू यहाँ से निकाल करके देखिए और बताइए ऑप्शन में से कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में 240 ओम है, बी में है 440 ओम, सी में है 484 ओम और डी में है 520 ओम। करेक्ट है, खुद से बनाइए, इसमें पॉज कर करके कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते रहिए। क्वेश्चंस आपको एक बार जो है देखिए, एक बार आपको सारा मिल जाता है तो इसमें से पहले ट्राई कर लिया कीजिए।
ठीक है, क्वेश्चंस का आपको जो है जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो सारे ही आपको इसमें मिल जाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन में अगर हम आर निकालना चाहे तो नाउ इट कैन बी रिटन एज ई भी स्क्वायर बाई पी। ई के जगह पे लिखेगा 220 इंटू 220 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो, और डिवाइड में पी कितना है 100। तो 100 से देखिए एक जीरो से इसको काटिए, एक जीरो से इसको काटिए, 22 इंटू 22 22 इंटू 22 कितना होगा, ऐसे 484 होता है, वैसे 484। ठीक है, इतना ओम। ठीक है, अच्छा स्क्वायर करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता देते हैं सुन, जो किसी का भी मतलब अप टू 99 तक मतलब 100 तक तो बहुत है सुन, वहां तक आप सीख सकते हैं। देखिए ये 2 है, स्क्वायर है, सिंपल समझिए। सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर 4। अब जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या कीजिए इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8, फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर कीजिए तो 484। डायरेक्ट इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो गया। अब ये जो स्क्वायर का जो ट्रिक है सुन से आप 44 46 69 68 76 किसी पे भी अप्लाई कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो उसको कैरी, जैसे नहीं होता 2 डिजिट में आएगा तो एक क्या ले लीजिएगा, उसको उसमें कैरी में रखिएगा, आगे वाले में जोड़ दीजिएगा। सिंपल, इसका स्क्वायर 4, फिर इस तीनों का मल्टीप्लाई 8, और ये फिर लास्ट वाला का स्क्वायर कर दीजिए 4। डायरेक्ट आंसर 484 करेक्ट है। आइए तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ मूव करते हैं। डेटा फिर क्वेश्चंस का वही है, द लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी आरएमएस करंट थ्रू बल्ब। अब की बार क्वेश्चन पूछा कि आरएमएस करंट बताइए। ठीक है, IRMS। ठीक है, ये अच्छा देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का भी मैंने एनसीईआरटी के रिलेटेड ही तो क्लास 12 में क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी जो उसमें का जो टॉपिक रहता है जो क्वेश्चंस भी है, वहाँ से क्वेश्चंस भी हम काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस बनाए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा IRMS। तो अभी हम लोग को पता है कि क्या हो गया, कंडीशन देख लीजिए, क्या पूछा था IRMS। तो IRMS का क्या फॉर्मूला होता है, IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2। ठीक है, I0/√2 ये फॉर्मूला हो गया। अब I0 क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में I0 है क्या, क्वेश्चन में तो I0 कहीं है नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चन में I0 नहीं है तो हाँ एक काम हो सकता है, सोचिए कि अगर देखिए क्वेश्चन में पावर है, ठीक है, पावर दिया हुआ है, आपका 220 वोल्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब वोल्ट भी दिया हुआ है और आपको जो है पावर भी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर IRMS पूछेगा तब क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ रिलेशन सोचिए, आप सभी जानते होइएगा ओम्स लॉ से एक रिलेशन जानते होइएगा, V = IR से। तो वहां से कुछ ऐसा रिलेशन सोचिए ताकि ये क्वेश्चंस काफी आसान हो जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वहां से भी बना सकते हैं V = IR लेकर के, या फिर अगर पावर का भी रिलेशन V और I के साथ होता है तो एक पावर का रिलेशन होता है P = V × I, ये भी रिलेशन होता है। तो अगर यहां से हम IRMS मतलब अगर यहां निकाले IRMS ही है, I निकाले तो लिख सकते हैं P/V। देखिए ना, इस V को इसके नीचे भेज दिए तो पावर कितना दिया हुआ है 100 और V कितना है 220, कहाँ गया, हाँ 220 दिया हुआ है 220, क्योंकि इसमें I0 नहीं था लेकिन इस रिलेशन से बड़ी आसान तरीके से दिख ही रहा था क्वेश्चन। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो करीबन इस 0 से इसको काट दीजिए तो ये करीबन 22 10 100 मतलब 0.4 12 120 मतलब 0.45 के आसपास एम्पियर आपका आ जाएगा। इतना के आसपास आएगा कि क्या वैल्यू आएगा, IRMS का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं, 2.2, बी में 1, सी में 0.32 और डी में जो है आपका करेक्ट आंसर है 0.45 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे IRMS P/V लिखे हैं, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख देगा P/EV भी लिख सकता है, जैसे P = ऐसे भी तो लिख सकते हैं EV × I, तो अभी बताए थे एक ही बात है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहा विच वन इज इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। क्वेश्चन बताए थे सुन, जब वहाँ पे इम्पीडेंस सबसे पहला ही क्वेश्चन में था, यूनिट जब देख रहे थे कि किसका किसका यूनिट ओम होता है, तो उसमें था इम्पीडेंस। तो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन पूछा कि एलसीआर, देखिए एल क्या है सन्स, इंडक्टेंस, सी है कैपेसिटेंस और आर है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टर, तो उस तीनों सीरीज में कनेक्ट है एलसीआर सर्किट में जो है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है सुन, ये आपका ऑप्शन ए ही दिख रहा है, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा कि जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये प्लस वाला होगा, यहाँ प्लस कर देना, तो दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो है एक्सी है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, ये जो है तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए जब इसका ऑप्शन ए देख लिए, और देखिए इसमें कौन कौन से एल सी आर तीनों ही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा, आएगा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इसमें हम लेंगे कि जिसमें सिर्फ एल आर के लिए पूछ दिया या सी आर के लिए पूछ दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे कि क्या उसका आंसर, या फिर एलसी के लिए भी इंपीडेंस पूछ सकता है, तो कोई भी पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A coil of inductance 4 हेनरी, 4H है यहाँ पे, H यानी कि इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, जैसे आगे आएगा ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे। ठीक है ना, वो एक्चुअली तो है तो पहला एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन उसको बाद में हम बना देंगे, इसके जस्ट बाद उसी को बना देंगे। तो उसमें आएगा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उस दोनों का यूनिट हेनरी होता है। तो यहाँ पे दे दिया 4H एंड रेसिस्टेंस 25 ओम। ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ 75 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है, टू इट व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज रीच्ड इट्स फाइनल वैल्यू। एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कि कितना करेगा, जबकि ये सारा वैल्यू, ये 3 वैल्यू दिया हुआ है। तो एक बार ऐसा वहाँ हम स्पेस बनाते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे बनाते हैं। काफ़ी ए वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप से लगता है ना कि सब्जेक्टिव बेस्ड, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का भी लेवल काफ़ी अच्छा आता है ना, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह डाल देता है। ठीक है, तो वहाँ के लिए भी बेनिफिशियल है। और कोई मान लीजिए कि ऐसे आ गया ना क्वेश्चन में, जैसे कोई शॉर्ट आंसर टाइप्स या उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल ही आ गया, उसका लॉन्ग आंसर टाइप में भी, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे इसमें ई, तो फॉर्मूला होता है हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, वो होता है। आई वहाँ पे जो है वो फाइनल वैल्यू पिक आई नॉट की बात है, आई नॉट का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे, आई नॉट का स्क्वायर इस तरीके से समझिए। यानी क्या है, आई नॉट का मतलब पिक करंट। तो देखिए क्वेश्चन में एल दिया हुआ है 4H, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया। एल दिया है 4H, आर दिया है 25 ओम, ईएमएफ दिया है, मतलब ई भी दिया हुआ है 75 वोल्ट। तो देखिए एल का तो काम हो गया, लेकिन आर और ई भी से आपको आई नॉट चाहिए इस फॉर्मूला में रखने के लिए। तो आई नॉट के लिए अगर फॉर्मूला लिखे तो एक फॉर्मूला होता है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू ई भी नॉट। ठीक है, या ई भी नॉट या ई नॉट बाई आर, ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं सर। आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, करेक्ट, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ई नॉट के जगह पे हम लिख सकते हैं, हमको तो ई भी दिया हुआ है, ई भी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ई नॉट को भी हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सर √2 इंटू ई भी डिवाइडेड बाई आर। तो देखिए यहाँ पे √2 के जगह पर √2 रख लीजिए, ई नॉट का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ई भी। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए √2, ई भी का वैल्यू यहाँ पे होगा 75 और डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस का वैल्यू 25। तो 25 से इसको काट लीजिए तो ये 3 टाइम्स कट गया, तो कितना निकल के आएगा 3√2 आपका जो है एम्पियर आई निकल के आ गया 3√2, करेक्ट। अब आइए आई का वैल्यू मिल ही गया क्वेश्चन में, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए सारा।
उसके बाद जो है अब यहीं इसका वैल्यू और एल का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू 1/2 एल के जगह पे कितना वैल्यू है 4 इंटू आई नॉट का स्क्वायर, ये आई नॉट √3√2 है तो 2 बार लिख देते हैं 3√2 इंटू 3√2, ये हो गया। 2 से इसको काट लीजिए, 2 से इसको काट लिए तो ये 2 टाइम्स आ गया, करेक्ट है। 2 से इसको काट लिए तो 2 टाइम्स आ गया, करेक्ट है। उसके बाद और कुछ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3, 2 और 2, तो देखिए 3, 3, 9 हो गया, 9 2 जा हो गया 18 और √2 इंटू √2 मिल करके बन गया 2, तो ये कितना आ गया 36 जूल। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 36 जूल। आइए ऑप्शन खोजते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सिंपल देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी में जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है 36 जूल। यानी ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो 36 जूल के बराबर एनर्जी स्टोर करेगा, करेक्ट है सर। तो अब 9 का भी हमको ऑप्शन मिल गया है, सी ऑप्शन। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ मूव करते हैं सर। विच वन इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC आ गया है। फिर देखिए इंडक्टेंस और इम्पीडेंस जो देख रहे थे उस इम्पीडेंस में का ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए इसमें कैपेसिटिव कौन सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो सिंपल एसेंस याद रखिए XC का जो फॉर्मूला जो होता है 1/ωc होता है, ठीक है। C कैपेसिटेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट, ये ही करेक्ट आंसर है। ओमेगा सी, ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर सब गलत आंसर है, ठीक है। फंसाने के लिए रखा हुआ है कि गलत आंसर टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन आपको करना है ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है, यानी कि 1/ωc। इस स्लाइड के सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लिए हैं। सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है सर। तब देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विल बी। क्वेश्चंस कहा कि एट रेजोनेंस यानी रेजोनेंस पे इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा। इससे 2-3 क्वेश्चन सेशंस निकल के आता है, ठीक है। इसका अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो ये तो खैर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम होता है, करेक्ट है। यानी कि एट रेजोनेंस पे इम्पीडेंस मिनिमम होता है। अब कैसे होता है सर, क्या करंट क्या होता है ये भी थोड़ा सा देखना है। तो देखिए एक फॉर्मूला बताए थे इम्पीडेंस का कि Z इज इक्वल्स टू √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताए थे, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए सर एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा कि रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस पे जो XL होता है वो XC के बराबर होता है, मतलब XL जो है वो XC के बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर बाहर लग जाएगा, ये भी एक पॉइंट्स हो गया। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस पे इक्वल होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक और ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन सकता है। अब देखिए इस दोनों को यदि अगर इक्वल रखे तो XL माइनस XC दोनों इक्वल है, कट करके तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ R स्क्वायर बच जाएगा, यानी √R स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो R हो जाएगा। तो यानी Z किसके बराबर हो गया, R के। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। जब XL XC के बराबर हो गया तो Z ही R के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब Z का जो Z भी तो एक तरीके का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ही है, तो अब Z का रेसिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ R के वजह से इसको रेसिस्टेंस मिल रहा होगा, XL एक्सिस की वजह से तो मिल ही नहीं रहा होगा। तो Z मिनिमम हो गया। अब आप बताइए सुन कि अगर सर्किट में Z मिनिमम हो जाए, यानी कि Z एक तरीके का रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाए, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यू नो वेरी वेल। यानी कि रेसिस्टेंस अब क्या हो गया कि इसमें एक तरीके से देखें कि यहाँ इंपीडेंस मिनिमम हो गया, तो इस कंडीशन में एट रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेटेड टू एट रेजोनेंस, कि एट रेजोनेंस पे XL XC के बराबर हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा इसमें जो है इम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट इसमें जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक ही से जो है 3 ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। तो इसमें तो सिर्फ इम्पीडेंस पूछा था, तो इम्पीडेंस आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 11 का ए हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। विच वन इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस।
क्वेश्चन कहा, अच्छा अब ये देखे थे क्वेश्चन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो XC इक्वल्स टू 1/ωc था, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस में ये होता है, यही ना है इंडक्टिव रिएक्टेंस या ये वाला, तो ये XL जो होता है ये होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल होता है, ये इक्वल में हो जाता है, 1/, में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। जितना भी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा ना, तो इस तरीके से कलेक्शंस करते रहिए और लिखते रहिए साइड साथ में। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर देखिए ना, बी में आपको दिख रहा होगा, ए में तो 1/ωl है जो कि गलत है, तो यानी कि 12 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया, और ये सब क्या एक तरीके का रेसिस्टेंस है, ये सबका यूनिट ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि ये तीनों चारों पॉइंट्स इससे निकल के आ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इधर एक रेजोनेट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है, रेजोनेंट, तो अब फ्रीक्वेंसी या कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से भी लिखा रहेगा इन एलसी सर्किट। अब देखिए ना, ये एलसी सर्किट है, तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर ये दो ही कनेक्ट है। उसमें पूछा कि इसके लिए आप बताइए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर इसके लिए हम लोग बातें करें तो इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ये, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, F0 इज टू 1/√2πLC, F0 इज टू √2πLC, F0 is to 1/2π√LC। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एलसी सर्किट में, वो आपका होता है F0 is to 1/2π√LC। ठीक है, सब्जेक्टिव में इसी से फार्मूला, इस फार्मूला से जो आपको फार्मूला है F0 is to 1/2π√LC, इस फार्मूला से न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो एल यहाँ पे इंडक्टेंस है जिसका यूनिट हेनरी होता है, सी आपका क्या है कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर का फराडे होता है, और 2π आपका वैल्यू है, आप रखिए वहां से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, फाइनल F0 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एट रेजोनेंस में कितना सारा पॉइंट्स, कितना सारा फार्मूला भी निकल के आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट बड़ा हेल्पफुल है, थोड़ा सा रिलेटेड भी है ये EMI से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो है। ठीक है, तो उसमें इसका भी हेल्प हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, EMI से थोड़ा सा बड़ा है, तो सोचे इसको पहले बना दे कि इसका बहुत सारा चीज उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो है हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चंस को आइए एक बार रीड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 3 ओम एंड रेसिस्टर 4 ओम are connected in series to the terminals of a 15 वोल्ट AC सोर्स। ठीक है, मतलब इंडक्टर दे दिया है 3 ओम, रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टर का दे दिया 4 ओम का है, वो कनेक्ट कर दिया गया टर्मिनल वोल्टेज में 15 वोल्ट से। ठीक है, और क्वेश्चन कहा AC सोर्स से, यानी AC सोर्स से है, व्हाट विल बी पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें पावर बताइए, कितना पावर डिसिपेट इसमें हो रहा है। ठीक है, जिसमें XL XC भी दिया है, तो देखिए इस फार्मूला का भी यूज आने भी वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 तो एक बार पढ़ ही लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 भी है, उसी फार्मूला से रिलेटेड ही है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी है। चलिए अब आइए, अगर क्वेश्चन नंबर पहले 15 एक बार देख लेते हैं, इसका यूज आ जाएगा, इसलिए इसको पहले देख रहे हैं। विच वन इज द इम्पीडेंस ऑफ RL सर्किट, कौन सा इसमें जो है RL सर्किट का इम्पीडेंस है RL, यानी रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो अब रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, लेकिन इसमें तो देखिए रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। ठीक है, तो अब इसमें तो सिर्फ RL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में, माने इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस उसमें आएगा। तो उसके केस में वो क्या हो जाएगा, तो देखिए फार्मूला बताते हैं। इसके केस में अगर यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए XC वाला वैल्यू तो इसमें होगा ही नहीं, तो आप सोच के बताइए, अगर XC वाला इसमें वैल्यू नहीं होगा तो XC, अब अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए RL के लिए लिखिए इंपीडेंस, RL सर्किट के लिए, तो क्या लिखिएगा, सिर्फ R और XL वाला होना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये वाला 0 मान लीजिए, तो R का ये जैसे ही 0 मानेंगे तो सिर्फ इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू XL का स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे RC के लिए पूछ देता है तब क्या करते हैं, अब सेम वही करते हैं। ठीक है, सर्किट के लिए पूछता तो इंपीडेंस निकालते, R का स्क्वायर, और देखिए ये 0 हो जाता तो माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी एक तरीके से प्लस से हो गया XC का
होल स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए पूछा है, RL के लिए पूछा है, तो RL के लिए ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, आर स्क्वायर इंटू एक्सएल का स्क्वायर। देखिए पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है 15 का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये प्लस एक्सी, देखिए एक्सी रहता तो ये हो जाता, ये तो माइनस माइनस, ये तो होता ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स इस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, एक तरीके से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब एक तरीके से एक्सेल का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, मतलब एक्सेल कितना दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, आर भी दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, तो देखिए आर भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में दिया 15 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है टर्मिनल 15 वोल्ट। अब तो मतलब एक तरीके से ERMS समझ लीजिए, तो ERMS समझ लेंगे, ERMS ही उसमें रहता है, या VRMS भी समझ सकते हैं। ये दिया हुआ है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS, ये फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, तो देखिए ERMS तो है लेकिन IRMS तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब IRMS है ही नहीं, तो पहले तो एक काम करते हैं, जेड निकालते हैं। जेड के जगह पर वैल्यू रखिए, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3R के जगह नहीं 4R के जगह पे रखना है, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 60 90 कितना हो गया 25, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। यानी कि इंपीडेंस इस क्वेश्चन का निकल के आ गया 5 ओम, मतलब जेड निकल के आ गया 5 ओम। अब बताइए जेड निकल के आ ही गया, तो अगर IRMS अगर हम निकालना चाहें, अब क्वेश्चन में IRMS चाहिए, तो अब एक रिलेशन होता है, सुन देखिए रिलेशन V = IR से ही आ जाएगा। अब वो ERMS में वोल्ट हो या फिर VRMS में वोल्ट हो, तो क्या हम लिख सकते हैं IRMS को ERMS डिवाइडेड बाई जेड। ERMS है 15 वोल्ट, देखिए 15 वोल्ट, और डिवाइडेड बाई जेड निकल के आया है 5, तो 5 से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ गया 3 एम्पियर। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला भी आ रहा है, देखिए ये वाला देख लीजिए। पहले जेड निकाल लिए आसानी से इंपीडेंस। ठीक है, उसके बाद जेड निकाले तो 5 ओम आया, फिर हमने यहाँ पे IRMS ERMS बाई जेड करके IRMS भी निकालिए जो कि 3 ओम आ गया। अब ERMS और IRMS को यहाँ पे रख दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो ERMS अगर IRMS को अगर हम रखेंगे तो इस कंडीशन में हमारा कितना रिजल्ट आ रहा है, एक बार देखिए तो ERMS 15, देखिए यहाँ रख रहे हैं ERMS 15 और IRMS का वैल्यू निकल के आया है 3, तो 15 3 जा कितना होगा 45 वाट, यानी कि 45 वाट जो है पावर डिसिपेट करेगा। व्हाट विल बी पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, तो 45 वाट डिसिपेट करेगा जब क्वेश्चन में ये डेटा आपको दिया रहे। ठीक है, तो सेम बड़ी आसान तरीके से फॉर्मूला लगाना है और आगे इसमें बढ़ जाना है। ठीक है, अब देखिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं, 25 16 40 और 45, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपको मिल गया। तो एक बार देख लीजिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, साथ में इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब इस स्लाइड का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, 15 तक क्वेश्चन था। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में, एक बार पूरा नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। What is the main reason to prevent, ये टू ऊपर का लिखा हुआ है, to prevent when core of transformer is laminated, यानी कि ट्रांसफार्मर के कोर को जब हम लोग लेमिनेट करते हैं तो क्या मेन रीजन किसके क्या प्रिवेंट करने के लिए जो है उसको लेमिनेट किया जाता है, तो उसका मेन रीजन जो होगा ऑप्शन ए में है चार्ज लॉस, एनर्जी लॉस, मास लॉस, ऑल ऑफ दिस। तो मेन जो रीजन होगा वो होगा एनर्जी लॉस के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाएगा तो उसका मेन रीजन क्या हो जाएगा एनर्जी लॉस, इसको याद कर लेना है। ठीक है, कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसको रट लेना होता है। ठीक है, अब आइए व्हाट इज द मेन रीजन टू स्टॉप। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो एक साथ इस तरीके से पूछता है, इसलिए दोनों को लिख दिए हैं।
थोड़ा सा इसका तरीका बदल गया है। व्हाट इज द मेन रीजन टू स्टॉप व्हेन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड? क्या स्टॉप करते हैं? ऑप्शन इस तरीके से दिया रहता है, मैग्नेटाइजेशन, ईडी करंट, मास लॉस एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये नन ऑफ दीज है, ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें कहा कि अब बताइए इसमें क्या स्टॉप होता है जब कोर को हम लोग लैमिनेट कर देते हैं? तो इसमें मेन रीजन जो होता है, मतलब एक तरीके का, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ईडी करंट। जो ईडी करंट जो है उसको वो स्टॉप होता है जब हम ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट कर देते हैं। तो ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको हम लोग जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन का, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच वन इज डिक्रीजेज। देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है कि स्टेप डाउन, देखिए ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार का पढ़ना है आप हमारे सिलेबस में। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और स्टेप अप में होता है वो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, तो आइए इसका तो स्टेप डाउन हो गया, कहा कि पावर नहीं, करंट ये भी नहीं, फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज, यानी स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज होता है और यहीं पे स्टेप अप रहता तो वोल्टेज इंक्रीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, इफ N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल्स। ठीक है, देखिए क्वाइल, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब अब देखिए N1 N2 का कोई रिलेशन बता दीजिए। प्राइमरी एक तरीके से यहाँ रिलेशन मतलब लिख लीजिए, इसका रिलेशन बताना है, रिलेशन। ठीक है, ये एसेंस की प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल जो N1 N2 है उसका रिलेशन। अब देखिए ट्रांसफार्मर में एसेंस दो टाइप का क्वाइल होता है। एक होता है एसेंस प्राइमरी, जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट में अगर ट्रांसफार्मर अगर हम बना दें यहाँ पे एसेंस, तो ऐसे समझ लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये इधर का मान लीजिए एसेंस प्राइमरी, ठीक है, और इधर का मान लीजिए स्टेप अप है, तो इस साइड मान लेते हैं एसेंस सेकेंडरी। तो इसको नंबर ऑफ क्वाइल प्राइमरी को एनपी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अगर स्टेप अप होगा, ध्यान रखना है, तो नंबर ऑफ क्वाइल जो सेकेंडरी में होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि एनएस जो होगा जो एनपी से ज्यादा होगा। एनएस कब? जब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो। ठीक है, यहीं पे स्टेप डाउन होता तो प्राइमरी में नंबर ऑफ क्वाइल ज्यादा होता एनएस से। ये किसके लिए होगा? स्टेप डाउन के लिए, डाउन के लिए। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो है ये स्टेप कौन सा? अप वाली बात है, तो N2 यानी प्राइमरी सेकेंडरी वाला ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा है, सेकेंडरी की N2 ग्रेटर देन N1 हो गया। इस रिलेशन से N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन खोजिए। N1 ग्रेटर देन N2 गलत है, ऑप्शन बी है N2 ग्रेटर देन N1, यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट हो। N1 इक्वल्स टू N2 नहीं, तो आइडियल वाली बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे N1 ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेप डाउन के लिए यदि पूछता तो उल्टा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता? इसमें N1 ग्रेटर देन N2 हो जाता। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ में वो भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट भी एसेंस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही है। पूरा ट्रांसफार्मर का कलेक्शन दे दिए हैं कि द करेंट इन प्राइमरी टर्न्स ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज रिलेटेड टू दैट इन द सेकेंडरी एज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार मार्क इस क्वेश्चन पे लगा दीजिए। कहा कि जो करेंट है स्टेप डाउन की बात कर रहा है, तो उसमें कहा कि जो करंट जो है वो जो अब टर्न कर रहा है प्राइमरी टर्न्स हो रहा है, तो वो रिलेटेड पूछ रहा है कि सेकेंडरी टर्न्स के करंट से रिलेटेड बताइए क्या होगा जब वो स्टेप डाउन होगा। तो आपको अभी अभी जस्ट बताया, अगर स्टेप डाउन होगा तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। पहला बात, अगर स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ये बढ़ा, देखिए N1 N2 में भी रहा तो इस तरीके से रहा। एक और रिलेशन देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ता है और साथ में इसका ई भी बढ़ता है, ई प्राइमरी भी ग्रेटर देन ई वो हो जाएगा सेकेंडरी, ये भी बढ़ता है। लेकिन एक और रिलेशन जानना है, सुन, करेंट जो होगा प्राइमरी कॉइल में वो क्या होगा? आप देखिए वो कम हो जाएगा।
ये उल्टा हो जाता है। तो याद रखिए जो प्राइमरी में जो है अगर आई प्राइमरी देखे तो लेस हो जाएगा आई सेकेंडरी से। ये ध्यान रखना है। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अगर जो है स्टेप डाउन है, प्राइमरी कॉइल बढ़ा, ईएमएफ भी बढ़ेगा लेकिन करंट कम हो जाएगा। तो आईपी लेस देन आईएस, यानी लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए। ऑप्शन ए में इक्वल, बी में मोर, ऑप्शन सी में जो है लेस हो गया। ऑप्शन सी में जो है लेस है नॉट, यानी ऑप्शन सी जो है इस 20 नंबर क्वेश्चन का ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। सुन, ठीक है, क्वेश्चन वो यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया था, ये सेकेंडरी टर्न दे दिया था और स्टेप अप दे दिया। सेकेंडरी टर्न स्टेप अप, ध्यान देना है। तो स्टेप अप हो गया, सेकेंडरी टर्न और रिलेटेड टू प्राइमरी पूछ दिया। तो अब बताइए स्टेप अप हुआ तो नंबर ऑफ क्वाइल्स जो है सेकेंडरी का बढ़ गया, वोल्टेज भी जो है सेकेंडरी का बढ़ जाएगा। जैसे देखिए सेकेंडरी के लिए अप के लिए बात बताएं तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बढ़ जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी से, नंबर ऑफ ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। देखिए ईएमएफ सेकेंडरी का भी बढ़ जाएगा ईपी से, लेकिन वहीं पे करंट की जब हम लोग बात करेंगे तो आईएस लेस हो जाएगा आईपी से। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो करंट उल्टा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। ये किसके लिए था, स्टेप अप के लिए था, स्टेप अप के लिए था। तो नोट डाउन कर लीजिए, साइड वाला भी नोट डाउन कीजिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए इस पूरे स्लाइड को। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 21, एन अमीटर इन एसी सर्किट इज 2 एम्पियर। मतलब कोई अमीटर है उसमें एसी सर्किट आपको दे दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, एसी सर्किट कितना, 2 एम्पियर करंट, मतलब ठीक है करंट फ्लो हो रहा होगा। देन व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्वेश्चन पूछा कि इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल करके बता दीजिए। तो जो अमीटर में जो करंट्स का जो रीडिंग आता है वो आईआरएमएस के टर्म्स में आता है। ठीक है, तो यानी कि आईआरएमएस इस क्वेश्चन में दे दिया 2 एम्पियर। आईआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 2 एम्पियर। रिलेशन बिटवीन आईआरएमएस और आई नॉट एक दो बार पीछे भी बता दिए हैं। क्या होता है, आईआरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2 होता है। ये होता है, ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या लिखे, आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट निकालना है तो देखिए आईआरएमएस के जगह पे क्या रख देंगे, रूट 2। ठीक है, आईआरएमएस कितना, रूट 2 नहीं 2 दिया हुआ है, आईआरएमएस 2 दिया हुआ है। एक मिनट, आईआरएमएस, ठीक है ये फॉर्मूला हो गया। आईआरएमएस 2 दिया हुआ है। अब आईआरएमएस 2 दिया हुआ है और आई नॉट निकालना है तो आई नॉट बाई रूट 2। रूट 2 को इधर भेज दीजिए तो कितना आसान है, रूट 2 आ गया आई नॉट का वैल्यू, यानी आई नॉट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 एम्पियर। करेक्ट, ये आई नॉट का पीक करंट यहाँ पे निकल करके आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऑप्शन चेक कर लीजिए, रूट 2 एम्पियर गलत है, 2 रूट 2 एम्पियर दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ये आंसर आपका सही हो गया। 2 एम्पियर और 4 रूट 2 ये आपका नहीं होगा, करेक्ट है। तो यहाँ से निकल करके आ गया आपका आई नॉट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 एम्पियर। स्टार मार्क करके इस फार्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आईआरएमएस, वीआरएमएस, ईआरएमएस जिसको भी बोलते हैं, इससे मतलब एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रहता है। वो हो गया ट्रांसफार्मर की बातें हो गया, उसमें ये सब ऐसा जो मतलब ये वो वाला टॉपिक है ना जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायनामो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, कि डायनामो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे। तो डायनामो जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए इसको अब डेटा टाइप क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी से हम लोग निकाल देंगे कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज। देखिए ये खुद बनाइए,
क्वेश्चन साफ साफ देखिए क्या कहा कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आईआरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट इज क्या होगा पीक वैल्यू और उसमें जो मतलब ये एक तरीके का वो वाली बात हो गया। करंट्स के लिए भी लेकर के बात करें तो हमारा काम चल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो देखिए ना, ये आरएमएस वैल्यू है आई नॉट, अब आई नॉट बाई आरएमएस चाहिए, बताइए तो क्या होगा। देखिए यहाँ से इसको मिटाते हैं, देखिए इसी फार्मूला से आ जाएगा। देखिए ना, ये आई आर एम एस को इधर भेजते हैं, √2 को इधर भेज देते हैं, तो √2 इधर आ गया, ये आ गया आई नॉट बाई आई आर एम एस। ये ले लीजिए, कोई भी आर एम एस के लिए चाहे वी आर एम एस भी लेंगे तो भी यहीं आ जाएगा ऐसा, या ई आर एम एस भी लेंगे तो भी मतलब ई नॉट बाई ई आर एम एस या वी नॉट बाई वी आर एम एस या आई नॉट बाई आई आर एम एस। तो √2 जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन ए 1/2, बी 1/√2, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया √2। ध्यान रखना है सुन, ठीक है। इस तरीके से इसको भी स्टार मार्क लगा ही लीजिए। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। व्हाट विल बी पावर फैक्टर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज, यानी प्योरली इंडक्टिव मतलब इंडक्टेंस इसमें सिर्फ जुड़ा हुआ है, उसका पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है P इज टू पावर फैक्टर PF इज टू cos फाई। तो फाई यहाँ पे अगर आपको फाई यहाँ पे है फेज डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए फेज डिफरेंस यदि आपको पता रहेगा तो आप पावर फैक्टर बता देते, फाई का वैल्यू यहाँ रखते तो कुछ फाई का वैल्यू से cos फाई का रिजल्ट आता, वो पावर फैक्टर कहलाता, ठीक है। तो देखिए ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन 25 में दे दिए हैं। यहाँ तीनों बता देंगे, इंडक्टिव का भी बता देंगे, कैपेसिटिव का भी बता देंगे और रेसिस्टेंस का भी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। व्हाट विल बी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योरली इंडक्टेंस ओनली, मतलब वहीं इंडक्टिव बोलिए इंडक्टेंस बोलिए, ठीक है। इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रहा है, इंडक्टेंस की ही बात हो रहा है। उसमें कहा कि बताइए कि जब इंडक्टेंस ओनली है तो फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए तीनों का लिख देते हैं। सिर्फ अगर रेसिस्टेंस हो, देखिए ओनली रेसिस्टेंस तो फाई का वैल्यूएशन 0 होता है, ध्यान रखना है। फेज डिफरेंस कितना 0। एंड फॉर ओनली इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। तो फाई का वैल्यू π/2 हो जाता है, यानी π/2 यानी कितना है पाई 180/2 यानी 90 डिग्री। उसी तरीके से ओनली कैपेसिटिव उसको कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, तो इसमें भी ये फाई का वैल्यू कितना हो जाता है π/2 के बराबर। तो देखिए रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टर में फाई = 0, फेज डिफरेंस 0। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टेंस में फाई π/2 या कैपेसिटेंस रहेगा, उसमें भी फाई आपका π/2 के बराबर है। फाई यानी कि फेज डिफरेंस। तो पहले तो ऑप्शन नंबर 25 में इंडक्टेंस का है तो सीधे ऑप्शन ए π/2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया, इसको वो कर लेना है। सेम इसमें आ जाइए पावर फैक्टर में दे दिया कि प्योरली इंडक्टेंस। अब देखिए इंडक्टिव सर्किट के लिए आप देख लिए फाई π/2 है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला 5/2, तो यहाँ रख करके देखिए कितना आ रहा है, तो cos π/2, ठीक है। अब यहाँ अब आपको बताना है कि cos π/2 का वैल्यू क्या होता है। तो cos π/2 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि पावर फैक्टर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट। अब देखिए ना, यहाँ से एक और माइंड में आपको आ रहा होगा कि अगर सेम चीज़ पावर फैक्टर अगर हम इसमें भी देखते, कैपेसिटिव में भी देखते हैं, तो इसमें भी तो π/2 ही है फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस, तो क्या इसके लिए भी पावर फैक्टर यही नहीं हो जाएगा, तो उसमें भी सेम हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको बताया नहीं, देखिए अगर आप क्वेश्चंस का कलेक्शन भले ही, अब जैसे इसमें एक और स्लाइड आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, ठीक है, लेकिन वो 30 होता नहीं है,
एक्चुअली में आप हर एक मतलब जो भी क्वेश्चन होगा मैं चार ऑब्जेक्टिव, किसी किसी क्वेश्चन में 2 3 4 ऑब्जेक्टिव भी उससे रिलेटेड बता देते हैं। तो उसमें आपका बहुत मतलब एक कंप्लीट आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा जिस भी चैप्टर्स का आप देख रहे होइएगा, पीछे जो करा दिए हैं या अपकमिंग जो होने वाला है। तो आइए इसीलिए इस आपको नोट डाउन कर लीजिए। और ऑप्शन ये, हाँ ऑप्शन तो हो ही है सुन। तो यानी कि इस स्लाइड का जो है 25 क्वेश्चन, एक लास्ट स्लाइड इसमें और है सुन, उसमें हम लोग देख लेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ, द एवरेज पावर लॉस इन एसी सर्किट इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन पूछा कि एवरेज पावर लॉस एसी सर्किट में क्या होगा। फॉर्मूला है पावर लॉस का या पावर डिसिपेटेड का जो है। और पावर डिसिपेट में भी ये भी देखते हैं कि पी एवरेज दिया हुआ है ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। ईआरएमएस आईआरएमएस तो समझ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, और फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस है, कॉस फाई के टर्म्स में है। दूसरा पी एवरेज ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। ऑप्शन सी है पी एवरेज ई का स्क्वायर आई कॉस फाई ऑप्शन सी में, और डी में दिया है ए एंड बी बोथ, यानी कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। एक बार क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन ये इसमें अगर देखा जाए तो आरएमएस के टर्म्स में ऑप्शन ए भी ए करेक्ट है, ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, और ऑप्शन बी भी करेक्ट है ई नॉट आई नॉट के टर्म्स में। ई नॉट आई नॉट का मतलब क्या होगा, नॉट लगता है तो उसमें पीक वैल्यू आता है, यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, बस इसमें क्या होता है ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि अब हम कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए और बी बोथ दिया हुआ है। दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, दोनों फार्मूला से क्वेश्चन भी पूछ देगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें आरएमएस का दोनों का वैल्यू देगा, 5 फेज डिफरेंस दे देगा, आपसे पी एवरेज पूछ देगा ऐसा उस कंडीशन में। अब वो वैल्यू उसमें आपसे पूछ दिया, कितना आसान है। अब उस तरीके से इसमें ई नॉट आई नॉट दे दिया और 5 भी दे दिया, और ये भी यहां से भी पूछ देगा। तो दोनों फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी एसेंस याद है, देखे थे किसका, एक मिनट, अभी देखे थे उसका डायनेमो का, देखे थे कि डायनामो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता था, डायनामो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अब ट्रांसफार्मर बताइए किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो पहले ऑप्शन देख लीजिए, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, नॉन ऑफ दीज। वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन किस में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है, उस चैप्टर में आएगा। तो अभी याद कर लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। 28 का क्वेश्चन देखते हैं। 28 काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन दे दिया, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर 120 एंड 240। अब देखिए अभी बताया था म्यूचुअल इंडक्शन है जिसमें प्राइमरी कॉइल भी होगा और सेकेंडरी कॉइल भी होगा। प्राइमरी पे भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सेकेंडरी पे भी होंगे। अब दोनों पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, मतलब एक तरीके से आपको दे दिया एन एस प्राइमरी 120, एन एस सेकेंडरी मतलब एन पी प्राइमरी और एन एस सेकेंडरी 240 दे दिया है। कहा कि इफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल इज 8 एम्पियर, यानी कि प्राइमरी यानी कि आईपी प्राइमरी कॉइल में 8 एम्पियर दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा होगा, सेकेंडरी पूछा होगा, देन दैट इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी करेंट फिर सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछ दिया कि आई एस क्या होगा। एक रिलेशन लिख देंगे सर, कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड देगा तो उस सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। रिलेशन देखिए क्या है, आई एस बाई आई पी जो होता है वो होता है सर एन पी बाई एन एस के बराबर। और वोल्टेज में दे दे तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखे वी पी बाई वी एस, ई एम एफ करके दे तो ये भी ध्यान रखे ई पी बाई ई एस। कोई भी क्वेश्चन किसी में देता आप बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एन और आई में रिलेशन है, यानी हमारा इस फार्मूला से ही काम चल जाएगा। देखिए अगर यहाँ से आई एस पूछ रहा है तो आई एस यहाँ रख लीजिए और आई पी को उधर भेज दीजिए, तो आई पी क्या हो जाएगा एन पी बाई एन एस इंटू आई पी, ठीक है। एन पी के जगह पे यहाँ से रखिए
नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में जो है देख लीजिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में कितना दिया है 120, तो यहाँ पे 120 रख लेते हैं। सेकेंडरी में कितना दिया है 240 रख लेते हैं। प्राइमरी में करेंट्स का फ्लोमेंट्स 8 है तो 8 रख लेते हैं। 120 से इसको काटिए 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से इसको काटिए 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि IS कितना आ गया 4 एम्पियर। करेंट इन प्राइमरी कॉइल 4 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ABC ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 4 एम्पियर। तो देखिए प्राइमरी से करंट सेकेंडरी में जो है आपका कम हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए इस तरीके से अब प्राइमरी से सेकेंडरी में कम हुआ होगा तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर की बात हुआ है, सोच करके इसका आंसर जो है कमेंट में छोड़ दीजिए कि देखिए करंट कम हुआ है। वहाँ पे लिख भी दिए थे कि नंबर ऑफ टर्न्स किस में मतलब प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में, तो अब सेकेंडरी कॉइल में करंटे बढ़ गया है। ठीक है, तो एकदम उल्टा होता है। इसका कमेंट आप लोग छोड़ दीजिए क्वेश्चन ऑप्शन में जो है, कमेंट छोड़ दीजिए इसके जो है डिस्क्रिप्शन उसमें जो है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का 28 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसका आंसर भी आप कमेंट छोड़िएगा तो हम आंसर भी उसमें वो कर देंगे, छोड़ देंगे वहाँ पे। तो पहले एक बार आप लोग देखिए, उसको ट्राई कर लीजिए। 29 क्वेश्चन जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन काफ़ी स्टार मार्क है। ये इसका जितना भी क्वेश्चन है सारे इसी फार्मूला से बन जाएगा। 29 क्वेश्चन कहा कि द फार्मूला ऑफ अ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है ऑप्शन ए में दिया Q = 1/R √L/C, Q = 1/R √C/L, Q = 1/R √LC, Q = 1/LC × R। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Q = 1/R √L/C, क्वालिटी फैक्टर को Q से डिनोट करते हैं, जिसका ये फार्मूला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो गया। कहा 30 नंबर क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है, इस आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, कि द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, कि LR सर्किट का मतलब क्या है, इंडक्टेंस और रेसिस्टर्स, इंडक्टर और रेसिस्टर्स दो ही करेक्ट है इसमें। कहा इसका पावर फैक्टर बताइए, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पावर फैक्टर = cos फाई, और cos फाई कितने के बराबर होता है, R/Z के बराबर होता है। तो R तो R रहेगा ही, ठीक है, और Z के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √LR दिया हुआ है, L और R, LR दिया है ना, हाँ LR दिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखेंगे फॉर्मूला, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R का स्क्वायर, XL के जगह पे हम लोग ω/L लिख सकते हैं, तो √R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। R प्लस ω/L गलत है, R डिवाइडेड बाई √R² प्लस ω/L का स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सी में R ये भी गलत है, ऑप्शन डी भी जो है इसका गलत है, यानी कि R डिवाइडेड बाई R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर। तो ये जो है पावर फैक्टर हो गया LR सर्किट के लिए। LC सर्किट के लिए आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, उसके लिए पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, उसमें L और C दो ही लिया जाएगा। ठीक है, L और C, हाँ L और C का ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उसका आप छोड़ दीजिएगा कमेंट में। तो इस तरीके से देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस था अल्टरनेटिंग करंट का यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय वेरी वेल, आप काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय किया हो जाएगा। पूरे जो है क्वेश्चंस आपका, हर एक टॉपिक का क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को देखें, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे, भेज भी दे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो जो है दूर दूर तक शेयर हो जाए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव बना देंगे, उसमें उसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप यू डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।